बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज तो सारी खबरें आपके पास ही हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि पार्लियामानी कमेटी का ये इजलास हुआ कौमी सलामती के हवाले से और इसमें ब्रीफिंग दी गई। इसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है। अपोजिशन ने शोर मचाया हुआ था कि जनाब कहीं कोई खुफिया डील कर ली गई है, अड्डे दे दिए गए हैं, हमें बताया जाए। और आज वहाँ पर बाकायदा तौर पर उन्हें बताया गया कि क्या बातचीत चल रही है अफगानिस्तान के मामले पे और इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। और ये पहला मौका है कि अपोजिशन, जिसे कहते हैं ना कि उनके पास कोई ग्राउंड मौजूद नहीं थी कि कोई इतराज़ कर सकते हैं। आपको लगता है कि ग्राउंड मौजूद थी क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के सामने बोला नहीं जा सकता जहां बोला जा सकता है उन्होंने वहां पे भी कहा कि आज प्राइम मिनिस्टर यहां पर नहीं आए, या फिर आप वाकई समझते हैं कि गुंजाइश नहीं थी अपोजिशन के पास कोई ऐसी बात करते और पाकिस्तान का जो उसूली मौक़िफ़ है अब ये कोई ढगी छुपी बात नहीं रही कि पाकिस्तान ने अड्डे नहीं दिए और पाकिस्तान का एक स्टांस है आफ्टर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो एक तारीखी खिताब कल किया इसके बाद। जी देखें हाशमी साहब, ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है एतराज़, तो इस एतराज़ लफ्ज़ के मुतल्लिक एक मेरे पास बड़ी दिलचस्प कहानी है और वो कहानी हम अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं कि क्या अपोजिशन को इस ब्रीफिंग पर कोई एतराज़ हो सकता था। और वो कहानी ये है कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुझे बतौर सहाफ़ी बुलाया था मिनिस्टर्स एनक्लेव में, स्पीकर हाउस में, जो उनकी ऑफिशियल रेजिडेंस है। और जाहिर है कि सहाफ़ी जो हुकूमती शख्सियात हैं उनसे भी मिलते हैं और जो अपोजिशन की शख्सियात हैं उनसे भी मिलते हैं और मकसद ये होता है कि वहाँ से कोई ख़बर निकलवाई जाए। अब मेरी मुलाकात हुई असद कैसर साहब से कोई 1.5 घंटे के करीब, 2-3 मरतबा चाय के दौर भी चले, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि कोई मुझे ख़बर दें। चाय तो हम बहुत पीते हैं, मैं असल में इसलिए आया हूँ कि मुझे कोई ख़बर दी जाए। अब उस वक्त स्पीकर साहब ने बड़ी एक दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि मैंने एक फ़ैसला किया है, इसकी खबर मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन आपने ये खबर अपने टीवी चैनल पर उस वक्त तक नशर नहीं करनी जब तक इस फैसले पर अमल दरामद ना हो जाए। तो मैंने पूछा कि क्या आपने फैसला किया। उन्होंने कहा कि मैंने तो अपनी तरफ से ये फैसला किया कि ये जो फौजी अड्डों वाले मामले पर अपोजिशन ने शोर मचाया हुआ है और CIA की पाकिस्तान में प्रेजेंस का जो इल्ज़ाम अपोजिशन की जानिब से लगाया जाता है, तो इस पर एक मैं फ़ौजी ब्रीफिंग का एहतमाम करवाऊं और उसमें हम पार्लिमानी लीडर्स को बुलाएं, शहबाज शरीफ को, बिलावल भुट्टो को और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI जनरल फैज़ हमीद उस पर ब्रीफिंग दें। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे इब्राहिम राजा साहब ख़तरा और ख़दशा ये है कि अपोजिशन इस मामले को कुछ सियासी रंग ना दे दे, क्योंकि उन्होंने तो एक इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ एक नैरेटिव बनाया हुआ है। तो ये ना हो कि वो इस किस्म का रंग दें कि देखें जी अस्करी क़यादत ने तो हमें बुलाया था, हमने मिलने से इनकार कर दिया और हम वहाँ पे गए नहीं, और कोई डील वगैरह का तासुर ना बनाएं। अब इस पर मैंने स्पीकर साहब से कहा, स्पीकर साहब आप बहुत हम्बल, बहुत भोले, बहुत सादा इंसान हैं, आप एक मर्तबा उनको दावतनामा देकर देखें, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को, और उस दावतनामे में आप सिर्फ ये मेंशन करें कि अस्करी क़यादत ने ब्रीफिंग देनी है और मेरी बात आप लिख लें कि ये दौड़े दौड़े सर के बल चले आएंगे। ये जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आप कह रहे हैं नैरेटिव बनाया था, तो हो सकता है वो ना आए, तो वो एक मौके की तलाश में है कि किसी तरीके से अस्करी क़यादत के साथ किसी भी फोरम पर उनको बैठने का मौका मिले। और वो जो नैरेटिव था वो सारा इस वजह से बनाया गया था कि अस्करी क़यादत से जिस किस्म का रिलीफ नून लीग या अपोजिशन चाह रही थी वो रिलीफ नहीं मिल रहा था, वरना जब रिलीफ मिलने का चांस था तो हमने देखा था कि जब मियां नवाज शरीफ की ज़मानत हुई थी तो मरियम नवाज साहिबा का ट्विटर जो है मुकम्मल तौर पर 3 महीने खामोश रहा था, क्योंकि उस वक्त एक डील चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि आर यू श्योर? मैंने कहा आप इसको आजमा के देख लें। बहरहाल अब मैं ये खबर इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि वो फैसला एग्जीक्यूट हो गया था और जाहिर है कि वो फिर कौमी सलामती की कमेटी का इजलास जो स्पीकर का इनिशिएटिव था वो बुलाया गया। अब जो इजलास था
इसमें 2-3 बड़े मज़े के नुकात थे। एक नुकता तो ये था कि मियां नवाज शरीफ ने तो वैसे अपने पार्टी रहनुमाओं को मना किया था कि कोई अस्करी इस किस्म की ब्रीफिंग्स होंगी तो हमारे जो रहनुमा हैं वो नहीं जाएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है उसको एक तरफ छोड़ के बड़े हशाश बशाश और बहुत ही खुशगवार माहौल में, और उनकी जो मुस्कुराहटें हैं वो छुपे नहीं छुप रही थी, वो पहुंचे, उन्होंने दरबार पर हाजिरी दी। और साथ ही बिलावल भुट्टो जो है वो भी इसी ब्रीफिंग में आपने अच्छा कहा, दरबार में हाजिरी दी जी। इसी ब्रीफिंग में वो भी दौड़े दौड़े पहुंचे और बड़ा ज़बरदस्त खिलखिला के हंस भी रहे थे कि चलें हमें एक मौका मिला है कि अस्करी क़यादत के साथ बैठकर हम कोई बातचीत करें, और शायद जो फासले खुद पीडीएम की वजह से बने थे उन फासलों में कोई कमी आ सके। अब पहला सवाल ये किया गया वहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ब्रीफिंग में क्यों नहीं है, उनको ब्रीफिंग में होना चाहिए था। अब तहरीक इंसाफ के जो लोग वहाँ मौजूद थे, जाहिर है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की जानिब से तो डायरेक्टली अगर इसका जवाब आता तो इसको एक सियासी इशू बनाया जा सकता था। तो उनको जवाब ये दिया गया बिलावल भुट्टो को कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस मामले पर अस्करी क़यादत ने ISI हेडक्वार्टर्स में पहले ही एक बड़ी डिटेल्ड ब्रीफिंग दी थी। उसके बाद 2 सेशंस और हो चुके हैं। अमेरिका को फ़ज़ाई अड्डे ना देने के मामले पर 2 टोक फैसला हो चुका है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो इन तमाम जो ये डेवलपमेंट्स हैं उनसे पहले ही आगाह हैं, उनको सब कुछ पता है। ऑपोजिशन ने ये तहफ़्फ़ुज़ात उठाए थे और ये मुतालबात उठाए थे और ये बात कही थी कि नहीं जी, हमें शुबा है कि कहीं अमेरिका को अड्डे ना दे दिए जाएं, हमें शुबा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को झूठ बोल रहे हैं। तो आपने ये तहफ़्फ़ुज़ात और नुकात उठाए थे, तो आपके लिए इस ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने जब वहाँ पर सवालात किए तो कोई ऐसा सवाल नहीं था कि जिसको आप कह सकते हैं कि हर सवाल ऐसा शुगर कोटेड बड़ा ही मीठा लगा के जैम शैम उन्होंने लगा के सवाल के ऊपर वो किया। एक CPEC के हवाले से कि उसका मुस्तकबिल क्या है और हमारे लिए कितना अहम है, इस किस्म के उन्होंने सवालात किए। लेकिन जो एक फोरम से बाहर, यानी जो सड़कों पर और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नैरेटिव अपनाया हुआ था ऑपोजिशन ने अड्डों के हवाले से कि अमेरिका को फौजी अड्डे दे दिए होंगे, हमसे छुपाया जा रहा है, यानी जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर तनकीद कर रहे थे वहाँ बिल्कुल फर्मा बरदारी से इतने खामोश बैठे कि जब शहबाज शरीफ बाहर निकले और हमारे जो रिपोर्टर्स थे वहाँ मौजूद थे, उन्होंने पूछा शहबाज साहब कैसी रही ब्रीफिंग, अच्छी थी? उन्होंने कहा बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ये ऑन कैमरा कहा, हमारे पास इसका साउंड बाइट भी मौजूद है। उन्होंने कहा बहुत ज़बरदस्त। तो जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने ये सवाल भी किया कि अच्छा कोई उसके नुकात बताएं, तो बड़े ही फरमाबरदार तरीके से उन्होंने कहा कि नहीं, ये इन कैमरा ब्रीफिंग थी तो मैं आपको नुकात नहीं बता सकता। अब उन्होंने तो नहीं बताए, लेकिन मैं बतौर सहाफ़ी मैंने कुछ नुकात का खोज लगाया है। जो मेरे ज़राए वहाँ पर मौजूद थे अंदर, कुछ जो पॉलिटिशियंस थे उनसे भी मेरी बात हुई, कुछ और अहम ज़राए से। एक तो सवाल ये किया गया कि CIA चीफ ने क्या पाकिस्तान का दौरा किया था और क्या ये खुफिया दौरा था, और इस खुफिया दौरे के दौरान क्या कोई मामलात जो हैं वो अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के सामने रखे गए। अब इस पर इसी ब्रीफिंग में बताया गया कि एक तो जो स्पाई चीफ्स के विजिट्स होते हैं पूरी दुनिया में, वो अलल ऐलान कभी भी नहीं होते, वो मीडिया में उनकी तशहीर नहीं होती। हमारे भी जो स्पाई चीफ हैं DG ISI, वो भी कई मरतबा इस तरह के बैरून मुल्क के दौरे करते हैं कि बैरून मुल्क के मीडिया को तो एक तरफ, हमारे अपने मीडिया को नहीं पता होता। तो उन्होंने कहा ये एक SOP है, ये एक प्रोटोकॉल है। दूसरा उन्होंने ये बताया कि हाँ, CIA चीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की थी, CIA के चीफ ने DG ISI जनरल फैज़ हमीद से मुलाकात की थी, और अमरीकी ख्वाहिश जो असल में मुतालबा है वो एक पैगाम भी पहुंचाया था कि हमें यहाँ एक कम से कम अड्डा चाहिए। अब उस पर जो जवाब दिया गया वो भी इस ब्रीफिंग में बताया गया, और वो जवाब ये था कि एक तो आपको अड्डा तो फ़ज़ाई अड्डा बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। दूसरा जो आपका ये कंसर्न है कि अगर अफ़गान तालिबान ने कोई जंगबंदी की शराइत की कोई खिलाफ वर्जी कर दी और आप कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो फिर ये करें कि ये जो आपकी ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये आप हमें दें,
हम वेरीफाई करेंगे कि कहीं कोई पीस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही। हम ये वेरीफाई करेंगे कि अगर आपको कोई दहशतगर्द मतलूब है तो उसने क्या वाकई वहां पे आपके मफादात को नुकसान पहुंचाया है, और फिर अपने अहदाफ का तयन भी हम करेंगे। और साथ ये भी बताया गया कि ये प्रपोजल रखा ही इसलिए गया कि पहले से मालूम था कि अमेरिका के लिए ये प्रपोजल भी नाकाबिले कबूल होगा, क्योंकि सवाल ही नहीं पैदा होता कि अमेरिका अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हवाले करे। और जाहिर है कि अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात कैसे हैं। जो OBL वाला ऑपरेशन था, उनका एक हेलीकॉप्टर जो यहां तबाह हुआ था, वो तो उनको ये भी खदशा था कि उसकी कोई टेक्नोलॉजी चीन की एक्सेस में ना आए। एक सवाल तो ये हुआ। दूसरा, ये इस ब्रीफिंग में बताया गया कि CIA चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मिलने की कोशिश की थी। एक मरतबा नहीं, 2-3 मरतबा उनकी जानिब से इस बात पर इसरार किया गया, लेकिन बिल्कुल प्लेनली रिफ्यूज़ कर दिया गया। बताया गया कि आपकी CIA चीफ से मुलाकात, CIA चीफ की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है, और इस मुलाकात को डिनाई किया गया। इसके अलावा इससे पहले एक जो इंटरेस्टिंग फैक्टर था वो भी आपको बताऊं कि जो पार्लिमानी लीडर वहां मौजूद थे, उनसे उनके मोबाइल जो है इस ब्रीफिंग से पहले ले लिए गए थे। और उसकी वजह यह है कि जब ये मोबाइल लेकर जाते हैं किसी भी जगह पर, तो वहां अगर कोई आर्मी चीफ और जनरल फैज़ कोई ब्रीफिंग दे रहे हों तो उसका कोई भी क्लिप जो है वो बाद में फिर एक कटा फटा क्लिप या एक एडिटेड क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए तो उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट, उसका पूरा सियाको सबाक तब्दील कर दिया जाता है। इस वजह से फैसला ये किया गया था कि कोई भी पार्लिमानी लीडर, चाहे बिलावल भुट्टो हों चाहे शहबाज शरीफ हों, वो अपने मोबाइल फोन्स जो हैं वो नहीं लेके जा सकते। अब कश्मीर के मामले पर भी बात हुई कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का क्या स्टैंड है, और अफगानिस्तान में अगर अफगान तालिबान जो हैं वो कब्जा कर लेते हैं अगर अफगानिस्तान पर, तो फिर पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगी। तो उस पर हमारे ज़राए के मुताबिक DGISI ने यह ब्रीफ किया कि पाकिस्तान की एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि अफगान तालिबान एक पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत अगर हुकूमत में आते हैं अफगान अवाम की रजामंदी से, तो पाकिस्तान पूरी तरह सपोर्ट करेगा जो भी अफगानिस्तान में हुकूमत आएगी। लेकिन अगर अफगान तालिबान ने बंदूक की जोर पर काबुल पर कब्जा किया तो हमारा जो फेंसिंग है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उस पर 90% काम मुकम्मल हो चुका है, हमारे लिए कोई इशू नहीं है। ये फैसला दो टोक कर लिया गया है कि हम अफगानिस्तान के साथ अपनी सरहद, अपना जो बॉर्डर है वो बंद कर देंगे। और जब ये ब्रीफिंग चल रही थी उसके दरमियान जो एक ब्रेक आई, वहाँ कुछ जो पॉलिटिशियंस बाहर निकले, उनसे हमने कुछ राब्ते किए, कुछ बातचीत की। उनमें से कोई एक पॉलिटिशियन भी ऐसा नहीं था, जिनमें ऑपोजिशन के लोग भी शामिल थे, कि जिन्होंने ये कहा हो कि हम आज की ब्रीफिंग से मुतमईन नहीं है। यानी ऑपोजिशन के जितने सवालात थे, जितने खदशात थे, वो सारे खदशात जो हैं इस ब्रीफिंग में दूर कर दिए गए। जिरा साहब, मेरा ख्याल है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मामला था और ऑपोजिशन अब किसी किस्म की तनकीद नहीं करेगा और उन्हें एक और महाज तलाश करने की अब जरूरत है जहां पे वो मौजूदा हुकूमत को ग्रिल कर सकें। एक सवाल मेरा ख्याल है रह गया, इमरान खान साहब के बारे में कुछ इतराज उठाया गया कि वो क्यों नहीं आए। जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात बताए गए थे कि वो क्यों नहीं आए, उसका जवाब ये आ गया था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तो सब कुछ पता है, ज़ाहिर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो वो तो ये तमाम मामला से आगाह हैं, और उन्होंने तो एब्सोल्युटली नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करके सब कुछ पहले ही क्लियर कर दिया था। तो अगर कोई इबाहम था तो ऑपोजिशन को वो इबाहम था, लेकिन वो इबाहम के ऊपर भी वो जो तनकीद अगर करते थे सियासी वजूहात की बिना पर, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर करते थे। लेकिन आज जब अस्करी क़यादत की ब्रीफिंग हुई तो सब बड़े ताबेदार, फरमादार जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो बड़े ताबेदारी से, फरमाबरदारी से उन्होंने पूरी ब्रीफिंग सुनी और उसके ऊपर किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी नहीं किया। यानी आप ये कहें कि एक होते हैं सर रेगुलर प्रोफेसर्स जो क्लास लेते हैं, तो आज डीन ने क्लास ली है तो सब हाजिरी भी पूरी थी और खामोश भी थे, जबरदस्त किस्म की हाजिरी थी। 6-7 घंटे का ये इजलास था, 8 घंटे का, तो बिल्कुल खामोशी से बड़े डिसिप्लिन अंदाज में उन्होंने सारी बातें सुनी और साथ ये भी कहा जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हम आपके जो ब्रीफिंग है उससे मुकम्मल तौर पर मुतमईन है, हमें कोई एतराज़, कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है।
अच्छा, एक सवाल अभी मेरे ज़हन में आया, किसी ने कोशिश तो नहीं की कि वो कुछ सवाल करे, रखे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से और रिक्वेस्ट करे कि जनाब इन्हें के हाथ होला रखे हमारे पे? नहीं, इसकी गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि ये पहले कन्वे कर दिया गया था कि जाहिर है कि तहरीक इंसाफ के जो लीडर थे वो भी वहाँ मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे, तो पहले कन्वे कर दिया गया था कि ये ब्रीफिंग जो है वो खालिस्तान सिक्योरिटी मैटर्स पर होगी। रासिब, लेकिन इसमें चलें, शहबाज शरीफ ऑब्वियसली उनका एक पॉलिटिकल करियर है और फैमिली सारा वो देखते रहे, और भाई हैं वो नवाज शरीफ साहब के, और जो उनकी हुकूमत है वो सब जानते हैं जिस तरह वो रहे और जो भी रहा। बिलावल, डोंट यू थिंक सो ही इज टू यंग टू बी अ पार्ट ऑफ सच इम्पोर्टेंट? और जिस तरह की मैं क्यों रहा हूँ, कल जो शाह महमूद कुरैशी के साथ सर एक जो एपिसोड हुई है उनकी, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि ही विल बी रेडी इवन 10 years टू कम कि वो सियासत में कोई ऐसी गुफ्तगू, मैच्योर गुफ्तगू कर सके। पहले तो मैं कहता था कि मरियम जो सियासत है, कौमी सियासत है, उस पर बात करनी चाहिए, तो वो रोज कहती थी कि मैंने आज एक नया नाम रखा है, तो हम कहते थे कि यार ये इमेच्योर बात है, सियासतदानों को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिलावल ने भी कुछ ऐसा ही किया है। एंड डू यू बिलीव कि जहाँ पे अफगानिस्तान का मामला है और कई और चीज़ों का मामला है, तो बिलावल साहब अपार्ट फ्रॉम ही इज अ चेयरमैन और क्या जो मर्जी कहें लीडर हैं, बट ही वाज टू यंग फॉर दिस ऑल पार्लियामानी कमेटी? देखें, बहरहाल बिलावल भुट्टो एक ऐसी पार्टी के चेयरमैन हैं जिसकी एक सूबे में हुकूमत है, तो ये मुमकिन नहीं था हुकूमत के लिए भी और ज़ाहिर है कि अस्करी क़यादत के लिए भी कि एक पार्टी के चेयरमैन है। अब ये तो पार्टी का फैसला है, पार्टी ने सोचना है कि किसको चेयरमैन बनाना है, किसी ऐसे सियासतदान को बनाना है कि जो बहुत मैच्योर हो, बहुत उसका तजुर्बा हो, या किसी और को बनाना है। लेकिन ये हुकूमत के लिए भी मुमकिन नहीं था और अस्करी क़यादत के लिए भी मुमकिन नहीं था कि वो खुद पिक एंड चूज़ करते हैं। उन्होंने जितनी पाकिस्तान की नहीं, ये ऐसा नहीं निरासब, सवाल ही नहीं है, ये वाकई बात है, हुकूमत या अस्करी क़यादत के लिए तो ये मुमकिन है ही नहीं। मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि अपना कमेंट दें, रोशनी डालें इसके ऊपर। बिलावल इज टू यंग फॉर ऑल दिस पॉलिटिक्स। देखें, बिलावल, ये बात ठीक है कि ही इज़ टू यंग, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि आपको आपकी पार्टी ने क्या जिम्मेदारियां दी हैं। अब बिलावल भुट्टो को उनकी पार्टी ने अगर चेयरमैन की जिम्मेदारियां दी हैं और वो एक सूबे की हुक्मरान भी है पार्टी, तो उसके बाद फिर कोई ऑप्शन बाकी नहीं रह जाता हुकूमत के पास भी या किसी और हल्के के पास कि वो इस बात पर कोई ज़्यादा एतराज़ उठाए या तहफ़्फ़ुज़ात उठाए। अब ये पीपल्स पार्टी को खुद सोचना चाहिए कि उनको मरकज़ी सियासत में उनका चेहरा कौन होना चाहिए। क्या कोई बहुत सीनियर मैच्योर ऐसा सियासतदान जिसका बहुत विजन हो, बहुत डेप्थ हो, जिसका बहुत तजर्बा हो, उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए पीपल्स पार्टी को, या बिलावल भुट्टो जैसे जो उम्र हैं, अभी इतना तजर्बा नहीं है, उनको करना चाहिए? तो ये जाहिर है कि पीपल्स पार्टी का अपना फैसला था, लेकिन इस फोरम पे चूंकि पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया गया था तो इस वजह से बिलावल भुट्टो को भी मदऊ किया गया था। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आपने ऑब्वियसली एक रीज़न उसमें पेश कर दी कि वो क्यों थे, वो जिस मर्जी को खड़ा कर दे, पार्टी है, बड़ी पार्टी है, सिंध की बड़ी पार्टी है, जिस मर्जी को भेज दे उन्होंने जाना था। बाकी जो आपने कहा ना कि कोई और सीनियर, तो मेरा ख्याल है वो सब हाथ बांध के पीछे खड़े होते हैं। तो यही अलविया है पाकिस्तान की सियासत का। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था दो टोक। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें। आपकी सपोर्ट हमें रोज़ाना कमेंट्स की शक्ल में मिलती है, उसका बहुत शुक्रिया। इसको जारी रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।